हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से संबंधित डायग्नोसिस के बारे में। कौन कौन से जांचें करते हैं हम, हड्डियों में प्रॉब्लम हो या मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो, कौन कौन से डॉक्टर्स जांच करवाते हैं, उन सभी जांचों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरे स्टडीज की। मोस्ट कॉमन बोन के केस में हम एक्सरे करवाते हैं। बोन एक्सरे डिटरमाइन पता लगाता है बोन डेंसिटी, टेक्सचर, इरोजन एंड चेंजेज इन बोन रिलेशनशिप। बोन का जो हम एक्सरे करवाते हैं, हड्डियों का जब हम एक्सरे करवाते हैं तो ये हमें पता लगाता है, ये हमें बताता है बोन की डेंसिटी कैसी है, मतलब बोन का घनत्व कैसा है, कि बोन के अंदर कितने मिनरल्स हैं, कौन कैल्शियम कितना है, फॉस्फोरस कितना है, कितने मात्रा में है, ये हमें बताता है। टेक्सचर बोन्स का कैसा है, बोन हार्ड है या सॉफ्ट है, ये हमें एक्सरे बताता है। इसके बाद से बोन का इरोजन बताता है। इरोजन का मतलब होता है कि कोई डिजीज प्रोसेस के कारण बोन का पार्ट्स है वो मतलब एक तरह से नष्ट हो रहा है, वो कितना नष्ट हो रहा है, किस तरह से नष्ट हो रहा है, ये हमें इरोजन बताता है। एक्सरे के अंदर चेंजेज इन द बोन रिलेशनशिप, किस तरह से बोन लिगामेंट के थ्रू और टेंडेंट्स के थ्रू जुड़े होते हैं, तो इनका रिलेशनशिप कैसा है, ये हमें बताता है एक्सरे। मतलब बोन वो लिगामेंट और टेंडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, ये हमें बताता है एक्सरे। X-ray study of the cortex of the bone reveals any widening, narrowing और signs of irregular। एक्सरे स्टडी हमें बताता है कि इसके अंदर बॉडी के अंदर कोई वाइडनिंग, बोन्स के अंदर कोई वाइडिंग तो नहीं हुई है, मतलब बड़ा तो नहीं हुआ है, कोई नैरोइंग तो नहीं हुई है, जो हड्डियां हैं वो सिकुड़ तो नहीं गई है, और साइंस ऑफ इरेगुलरिटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं सिकुड़ी हुई है कहीं फैली हुई है, ऐसी कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, इसके बारे में एक्सरे बताता है। ज्वाइंट एक्सरे रिवेल फ्लूइड इरेगुलरिटी, स्पर फॉर्मेशन, नैरोइंग एंड चेंजेज इन द ज्वाइंट स्ट्रक्चर के बारे में हमें भी ज्वाइंट एक्सरे हमें बताता है। बोन का जो ग्रोथ हो रहा है वो इरेगुलर तो नहीं हो रहा है। स्पर का फॉर्मेशन, स्पर का मतलब होता है बोनी प्रोजेक्शन जो होता है इन द बोन के जो एज होता है, लास्ट पोर्शन होता है, वहां पर बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब बोन अपनी एबनॉर्मल ग्रोथ कर लेता है अपनी एक तरह से बोलिए बोनी एंड्स पर जाके। तो कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, स्पर का फॉर्मेशन, नैरोइंग तो नहीं हो रहा है कहीं, मतलब बोन कहीं सिकुड़ जाता है। चेंजेज इन द ज्वाइंट स्ट्रक्चर, और जो ज्वाइंट है, जो साइनोवियल ज्वाइंट होती है, अलग अलग तरह के हमारी बॉडी में ज्वाइंट्स पाई जाते हैं, आगे हम बात करेंगे। उन ज्वाइंटों की स्ट्रक्चर कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, मतलब जैसे कोई बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, एक दूसरे में फिक्स है, ये ज्वाइंट कहीं चेंज तो नहीं हो रही अपने स्ट्रक्चर में। जैसे कोई इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन अंदर सूजन आ गया और वो ज्वाइंट से बाहर निकल गई, तो ज्वाइंट के अंदर कोई चेंजेज आ रहा है, इसके बारे में भी हमें एक्सरे बताता है। मल्टीपल एक्सरे विथ मल्टीपल व्यूज, एंटी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, हम एक्सरे अलग अलग व्यू से लेते हैं, जैसे एंटीरियर सामने से, पोस्टीरियर पीछे से, और लेटरल हम साइड से लेते हैं। आर नीडेड फॉर फुल असेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर बिग एग्जामिनेशन। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें नीड होती है तीनों तरफ की स्ट्रक्चर लेने की, मतलब एंटीरियर बोन कैसा है, पोस्टीरियर से कैसा है, और लेटरल से कैसा है, इन तीनों को मिला करके हम मल्टीपल ये एक्सरे होती है, इनसे हम असेसमेंट कर सकते हैं। सीरियल एक्सरे में भी इंडिकेट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ हीलिंग प्रोसेस। सीरियल एक्सरे मतलब लगातार, मतलब जैसे आज सुबह का लिया, शाम का लिया, कल का लिया, परसों का लिया, इस तरह से जो सीरियल एक्सरे है ये हमें बताता है कि बोन का जो हीलिंग प्रोसेस का ऐसा, मतलब कोई यदि वुंड हो गया है या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया है तो किस तरह से हील हो रहा है, ये हमें सीरियल एक्सरे बताता है। आगे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब सीटी स्कैन की बात। एक्सरे के बाद दूसरा टेस्ट आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में बी यूज टू विजुअलाइज एंड एसेस ट्यूमर। ये मेनली किसके लिए हम करते हैं, देखने के लिए और एसेस करने के लिए ट्यूमर्स को। इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू, बोन के जो सॉफ्ट टिश्यू है इसके अंदर कोई इंजरी तो नहीं है, लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टेंडन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीवियर ट्रोमा टू द चेस्ट, चेस्ट के अंदर कोई सीवियर ट्रोमा तो नहीं हो गया है, एब्डोमन के अंदर तो कोई ट्रोमा नहीं हुआ है, पेल्विस में कोई ट्रोमा तो नहीं है, हेड में कोई ट्रोमा तो नहीं है, और स्पाइनल कोर्ड में कोई ट्रोमा तो नहीं है। मतलब पूरे बॉडी में यदि कहीं ट्रोमा होती है सीवियर, तो हम सीटी स्कैन करते हैं। इसके साथ में यदि लिगामेंट और टेंडन्स में जुड़ मतलब कोई ये ट्रोमा या कोई इंजरी हो तो विजुअलाइज हम करते हैं कि बोन के अंदर कोई ट्यूमर्स तो नहीं है, इन सब की पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं। इट इज आल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एंड एक्सटेंड ऑफ फ्रैक्चर इन एरियाज that are difficult to evaluate, example acetabulum and do not visible on x-ray। यदि कोई ऐसा पार्ट्स है जो एक्सरे से हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम सीटी स्कैन करते हैं। जैसे एसिटाबुलम हिप जॉइंट में पाया जाता है, यहाँ पर एसिटाबुलम क्या होता है, हिप जॉइंट में इस तरह से होता है और फीमर आके यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें दिखाई नहीं देता एक्सरे के अंदर, क्योंकि ये इनर स्ट्रक्चर है, इनको हमें देखने के लिए सीटी स्कैन की देखने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी लोकेशन कहाँ तक जा रही है, इसको भी हम एग्जैक्टली हम सीटी स्कैन के थ्रू पता लगा पाते हैं।
आगे हम बात करने वाले अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक रिसोर्सनेस इमेजिंग एमआरआई के बारे में। इट कैन बी यूज टू विजुअलाइज एंड एसेस द टोन मसल्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज, herniated disc and a variety of hip or pelvic condition। इसमें हम करते हैं विजुअलाइज करते हैं, मतलब देखते हैं सेलुलर लेवल पर, और एसेस करते हैं मसल्स का टोन कैसा है, लिगामेंट्स का, तो मसल्स टोन का मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसा है इसका हम पता लगाते हैं। उसके मसल्स के साथ जो लिगामेंट्स जुड़ा हुआ है बोन से वो कैसा कनेक्ट है, और कार्टिलेज जो ज्वाइंट के बीच में होता है वो कार्टिलेज कैसे है, इन सब की हम पता करें। इसका से कोई हर्निएटेड डिस्क तो नहीं, हर्निएटेड का मतलब होता है कि बोन का एबनॉर्मल कोई ग्रोथ तो नहीं हुआ है जो डिस्क के अंदर जाके घस गया हो। एंड वेराइटी ऑफ हिप और पेल्विक कंडीशन, जो हरियनेटेड डिस्क है वो वेराइटी ऑफ हमें हिप और जो पेल्विक के बोन्स है इनमें देखने को मिलती है। द एमआरआई स्कैनर इज नोइजी, मतलब एमआरआई जब हम स्कैन करते हैं तो ये आवाज होती है, मतलब इसमें जो है बहुत ज्यादा साउंड होते हैं। एंड इट मे टेक 30 to 90 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट, और एमआरआई जो टेस्ट होती है उसमें 30 से मतलब आधे से 1 घंटे के करीब लग जाता है। बिकॉज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड पेशेंट विथ एन मेटल इम्प्लांट्स, इसके अंदर क्या होता है हमारे के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, जिसके कारण यदि पेशेंट के अंदर कोई मेटल इम्प्लांट है, यदि मेटल लगा हुआ है, जैसे कोई कोक्लियर इम्प्लांट हो, कोई क्लिप्स लगा हुआ हो, पेस मेकर जो हार्ट में लगता है वो लगा हुआ हो, आर नॉट कैंडिडेट फॉर एमआरआई, ये पेशेंट जो है एमआरआई के लिए फिट नहीं होती, और इन पेशेंटों का हम एमआरआई नहीं करते हैं। मतलब एमआरआई रूम में जो है हमें कोई भी मेटल के जो सब्सटेंस होते हैं वो नहीं ले जाने होते हैं। टू एनहांस विजुअलाइजेशन ऑफ एम्यूनेटिक एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, टू एनहेंस हम पता लगाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, टू एनाटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आईवी कॉन्ट्रास्ट एजेंट गिवन इफ मे बी यूज, यदि हमें एमआरआई में आईवी कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यदि हम यूज करते हैं तो हमें और भी क्लियर विजुअलाइज होता है। आईवी कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या होता है, जैसे रेडियो ओपेक होता है, इसके बाद आयोडीन मेनली हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में। ये हम क्या करते हैं एडमिनिस्टर कर देते हैं आईवी लाइन से, और जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये बोन के उस पार्ट से होकर जाता है, और हमें विजुअलाइज होता है कि जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है वहां पर ये पास आउट नहीं होता, या फिर जहां पर हमें डायलेशन देखने को मिलती है, फिर कोई मतलब वो इंजरी होती है तो वहां पर ये पास आउट हो जाता है, जो कि हमें क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है क्योंकि रेडियो ओपेक होते हैं। इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट का भी यूज कर सकते हैं। ओपन एमआरआई सिस्टम आर अवेलेबल, जो मैग्नेटिक रिसोर्सेज इमेजिंग है ये दो तरह के, एक तो ओपन है और एक क्लोज है। क्लोज जो होती है उसके अंदर नोइजी देखने को मिलता है, लेकिन जो ओपन एमआरआई सिस्टम है ये जो है नोइजी नहीं होता है, बट दे यूज लोअर इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत कम होता है, विच प्रोड्यूस लोअर क्वांटिटी इमेज, लेकिन ये क्या करता है लोअर क्वालिटी का जो इमेज है ये हमें प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ओपन एमआरआई के लिए। जो ओपन एमआरआई होता है इसके क्या क्या एडवांटेज है, जैसे कि इसमें हमें पेशेंट को कंफर्ट देखने को मिलेगा, रिड्यूस प्रॉब्लम्स विथ कोलेस्ट्रोफोबिक रिएक्शन। कैलेस्ट्रोफोबिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बंद कमरे के अंदर यदि किसी पेशेंट को छोड़ दिया जाए तो उसको डर लगता है बंद कमरे से, जिसे हम बोलते हैं कैलेस्ट्रोफोबिक रिएक्शन। तो पेशेंट की जो क्लोज्ड एमआरआई होती है इसके अंदर बंद कमरा होता है, इस वजह से जो है ओपन एमआरआई में जो है ओपन रूम होता है, इसके अंदर पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रोफोबिक डेवलप नहीं होता है, एंड रिड्यूस नॉइज, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो आवाजें हैं वो बहुत कम रहती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं आर्थ्रोग्राफी के बारे में। Arthrography is used to identify the cause of any unexplained joint pain and progression of joint disease. आर्थ्रोग्राफी हम मेनली यूज करते हैं अनएक्सप्लेन्ड ज्वाइंट पेन, मतलब ज्वाइंट पेन का जब कहीं पता नहीं चल पाता है तो हमें आर्थ्रोग्राफी का यूज हम करते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ ज्वाइंट डिजीज, और जो ज्वाइंट का जो डिजीज है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है इस चीजों का हम पता लगाने के लिए जो है आर्थ्रोग्राफी का यूज करते हैं। ए रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट, रेडियो ओपेक का मतलब होता है कि जो हमें एक्सरे के अंदर जो है हमें विजुअलाइज हो जाए आसानी से। ए रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट और एयर इज इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट कैविटी टू विजुअलाइज द जॉइंट स्ट्रक्चर सच एज लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड जॉइंट कैप्सूल। आर्थ्रोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो ओपेक जो है कॉन्ट्रास्ट एजेंट या फिर जो एयर है इसको हम इंजेक्टेड कर देते हैं ज्वाइंट की जो कैविटी है इसके अंदर, और हम विजुअलाइज करते हैं, हम देखते हैं ज्वाइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, ज्वाइंट के जैसे कि उसके अंदर लिगामेंट्स कैसे हैं, कार्टिलेज किस तरह से कनेक्ट है, टेंडन्स किस तरह से कनेक्ट है, और जो ज्वाइंट का जो कैप्सूल बना हुआ है वो कैप्सूल किस तरह का है, ये सब हम आर्थ्रोग्राफी के थ्रू देखते हैं। द ज्वाइंट इज पुट थ्रू इट्स रेंज ऑफ मोशन टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्ट्रास्ट एजेंट व्हाइल ए सीरीज ऑफ एक्सरे आर ऑब्टेन्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं,
जब हम पुट करते हैं इट्स रेंज ऑफ मोशन, जब हम व्यक्ति के अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट को जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है गति कर रहा है और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कॉन्ट्रास्ट एजेंट। पहले सीरीज ऑफ एक्सरे इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से एक्सरे मैंने यहाँ से जैसे मैंने रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एजेंट एडमिनिस्टर करना स्टार्ट किया और लास्ट तक गया, तो इस बीच में जब ये मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस समय हम एक्सरे की एक सीरीज लेते हैं, मतलब एक्सरे लेते रहते हैं। इसके बाद इफ ए टीयर इज प्रेजेंट, यदि कोई टीयर प्रेजेंट है, द कॉन्ट्रास्ट एजेंट लीक आउट द ज्वाइंट एंड इज एविडेंट ऑन द एक्सरे इमेजिंग। यदि कोई टीयर या कोई फ्रैक्चर प्रेजेंट है तो हमें उसके अंदर देखने को मिलता है आर्थ्रोग्राफी के अंदर कि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो लीक आउट हो जाता है, मतलब जो हमने जितना डाला है वहां से लीक आउट हो जाता है और जहां जाता है वो हमें दिख जाता है कि ज्वाइंट एविडेंट ऑन द एक्सरे इमेज, और ये एक्सरे इमेज के ऊपर हमें दिख जाता है। इसके अंदर जो है नर्सिंग रोल क्या क्या है, तो आफ्टर द आर्थोग्राम एक कंप्रेशन इलास्टिक बैंडेज में बी अप्लाइड इफ प्रिस्क्राइब्ड एंड द ज्वाइंट इज यूजुअली रेस्टेड फॉर 20 आवर्स, मतलब 12 घंटे के लिए जो है हमें ज्वाइंट का जो मोशन है, जो ज्वाइंट मूवमेंट है, उसको बंद करके रखना होता है, रेस्ट देना होता है, और एक जो हम कंप्रेशन इलास्टिक बैंडेज जो है हम अप्लाई कर देते हैं यदि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या फिर ऐसा प्रोसीजर किया जाता है आर्थोग्राम के अंदर। तो द नर्स एक्सप्लेन द पेशेंट that is normal into experience clicking or cracking in the joint for 24 to 48 hours। नॉर्मली जो है पेशेंट जो है फील करता है 24 से 48 घंटे तक क्लैकिंग और क्रैकिंग साउंड ज्वाइंट के अंदर। ये क्या एक नॉर्मल है, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रास्ट एजेंट और एयर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता जब तक ये साउंड आते रहते हैं, क्रैकलिंग साउंड। अब हम बात करते हैं अगला बोन डेंसिटोमेट्री कि बोन डेंसिटोमेट्री हम किस तरह से करते हैं। बोन डेंसिटोमेट्री यूज टू इवेलुएट बीएमडी, बोन मास इंडेक्स है, इसके हम पता लगाने के लिए जो है बोन डेंसिटोमेट्री करते हैं। इट कैन बी परफॉर्म थ्रू द यूज ऑफ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। जो बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट है इसको हम एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन मॉडलिटीज यूज्ड इंक्लूड ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री, मतलब जिसको हम डेक्सा कहते हैं, क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको क्यूसीटी कहते हैं, और क्वांटिटेटिव अल्ट्रासाउंड क्यूएस। इन तीनों के अंदर जो है हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं बोन डेंसिटोमेट्री का। अब हम बात करते हैं बोन डेंसिटी में भी वेरी, बोन डेंसिटी जो है वेरी करता है अमॉन्ग डिफरेंट स्केलेटल एरियाज, अलग अलग जो एरियाज है स्केलेटल के उसके अंदर ये वेरी करता है, डिफरेंट आता है। देयरफॉर बोन मास इंडेक्स रिजल्ट दैट बी नॉर्मल एट वन साइड, एक साइड पर तो ये नॉर्मल आ सकता है बट लोड एट अनदर साइड, लेकिन दूसरे साइड पर ये क्या आता है, कम देखने को मिलता है। बिकॉज दिस टेस्ट ओनली मेजर डेंसिटी एट स्पेसिफिक साइड, क्योंकि जो बोन डेंसिटोमेट्री है ये केवल स्पेसिफिक जो साइट है उसी के ऊपर जो है ये स्पेसिफिक जो है अपना रिजल्ट देता है। जैसे हम अलग अलग साइट पर यदि इसका चेक करेंगे तो अलग अलग लेवल दिखाता है बोन के अलग अलग पार्ट्स पर, कहीं तो ये नॉर्मल देखने को मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये कहीं लो देखने को मिल सकता है बोन के अनदर पार्ट पर। इसलिए दे हैव मिस एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन अनदर स्केलेटल एरिया, और अलग जो स्केलेटल एरियाज है वहां पर ये जो है मिस या फिर एबनॉर्मल जो हमें फाइंडिंग्स दिखा सकता है। DEXA is the most commonly prescribed diagnostic test for determining BMD, मतलब बोन मास इंडेक्स के यूज करने के लिए मेनली जो हम पता लगाने के लिए कि बोन मास इंडेक्स कितना है, इसके लिए हम DEXA जो एक्सरे होता है इसका हम यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बोन स्कैन की। बोन स्कैन इज परफॉर्म टू डिटेक्ट मेटास्टैटिक एंड प्राइमरी बोन ट्यूमर्स, osteomyelitis, some fracture and aseptic necrosis, and to monitor the progression of degenerative bone disease। बोन स्कैन हम परफॉर्म करते हैं पता लगाने के लिए कि कोई मेटास्टैटिक तो नहीं होगा, मेटास्टैटिक का मतलब होता है कैंसर होना, कोई कैंसर तो नहीं है। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स, बोन के अंदर कोई प्राइमरी ट्यूमर्स तो नहीं देखने को मिल रहा है। ओस्टियोमेलाइटिस, ओस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है बोन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन तो देखने को नहीं मिल रहा ड्यू टू इन्फेक्शन। सम फ्रैक्चर, बोन के अंदर जैसे छोटे छोटे टुकड़े में फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। असेप्टिक नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, बोन की जो सेल्स है उनका डेथ तो नहीं हो गया है। एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ डीजनरेटिव बोन डिजीज, और जो डीजनरेटिव जो बोन का डिजीज है इसका किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है इस सब का पता लगाने के लिए जो हम बोन स्कैन करते हैं। ए बोन स्कैन रिक्वायर्ड टू द इंजेक्शन ए रेडियो स्टॉप थ्रू द आईवी लाइन, द स्कैन इज परफॉर्म 2 to 3 आवर्स आफ्टरवर्ड। मतलब हमें क्या करते हैं, जो रेडियो टॉप है ये हम इन्वेस्टर करते हैं आईवी लाइन के थ्रू, और इसके 2 से 3 घंटे बाद जो है हम स्कैन करते हैं बोन का। At this point, distribution and concentration of isotope is the bone are measured।
हम क्या इसके अंदर मतलब मेजरमेंट करते हैं या फिर हम पता लगाते हैं कि जो हमने रेडियो स्टोप डाला है वो रेडियो टोप किस तरह से तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसका कंसंट्रेशन क्या है, ये हम पता लगाते हैं। द डिग्री ऑफ न्यूक्लियाइड अपटेक is related to the metabolism of bone areas of abnormal bone formation will appear brighter। इसके अंदर पता लगाते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूक्लाइड अपटेक टू रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, कि किस तरह से जो हमने रेडियो ओपेक डाला है इसका किस तरह से मेटाबॉलिज्म हो रहा है और किस तरह से ये बोन जो है अपने नई बोन की फॉर्मेशन के लिए अपीयर हो रहा है, इनका पता लगाने के लिए भी हम बोन स्कैन करते हैं। एंड इंक्रीज अपटेक ऑफ द आइसोटोप इज सीन इन प्राइमरी एस्केलेटल डिजीज। ये जो है हम प्राइमरी एस्केलेटल डिजीज के अंदर जो है आइसोटोप का हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ओस्टियोसार्कोमा, सार्कोमा जो है कैंसरस सेल होता है ओस्टियो बोन के अंदर। मेटास्टेटिक बोन डिजीज, बोन का कोई डिजीज हो जाए मेटास्टेटिक टाइप का। इन्फ्लामेटरी एस्केलेटल डिजीज, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाए बोन और मसल्स के अंदर, ओस्टियोमेलाइटिस जैसे। एंड फ्रैक्चर दैट डू नॉट हील एज एक्सपेक्टेड, और जो फ्रैक्चर हुआ है वो हम जितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हील होने का उतना हील नहीं हो रहा है, तो हम बोन स्कैन करवाते हैं। आगे हम बात करते हैं बोन स्कैन के अंदर नर्सिंग की क्या क्या रोल है। प्रायर टू द बोन स्कैन, जो प्रायोरिटी है, जो सबसे पहले नर्सिंग चेक करता है नर्सेज रिक्वायर अबाउट पॉसिबल एलर्जी, कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट के अंदर, टू द रेडियो टोप, रेडियो जो टोप हम डाल रहे हैं, मतलब रेडियो स्टोप जो डाल रहे हैं, आइसोटोप जो हम डाल रहे हैं उससे कोई पेशेंट के अंदर कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है। एंड असेस फॉर एनी कंडीशन दैट विल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, और हम असेस करते हैं या पता लगाते हैं कि कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन तो नहीं है, जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो है बोन स्कैन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इन एडिक्शन द पेशेंट इज एनकरेज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट एंड एलिमिनेट द आइसोटोप, और ये हम पेशेंट को कहते हैं और पेशेंट के अंदर जो है हम फ्लूइड इंटोक को बढ़ाते हैं जिससे कि जो आइसोटोप हमने डाला है ये जल्दी जल्दी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एलिमिनेट हो जाए बॉडी से थ्रू यूरिन के थ्रू। बिफोर द स्कैन द नर्स आस्क द पेशेंट टू इम्पैटी द ब्लेडर बिकॉज ए फुल ऑफ ब्लेडर इंटरफेस विथ एक्यूरेट स्कैनिंग ऑफ द पेल्विक बोन्स। हम जो बिफोर द स्कैन, हम स्कैन करने से पहले नर्स जो है पूछता है पेशेंट से इम्पेटी द ब्लेडर, कि ब्लेडर को खाली करने के लिए, मतलब यूरिन को पास आउट कर लेने के लिए, क्योंकि जब फुल ऑफ ब्लेडर है, क्योंकि जब ये यूरिन भरा हुआ रहेगा ब्लेडर के अंदर तो जो स्कैन होगा पेल्विक का वो उसके अंदर एक्यूरेट नहीं आता है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अगला डायग्नोसिस, आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोस्कोपी अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ए ज्वाइंट थ्रू द यूज ऑफ ए फाइब्रोटिक एंडोस्कोपी, मतलब एंडोस्कोप के थ्रू जो है हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं ज्वाइंट को, इसे हम करते हैं आर्थ्रोस्कोपी। थस इज यूजफुल एडजस्टमेंट टू डायग्नोसिंग ज्वाइंट डिसऑर्डर। आर्थ्रोस्कोपिक जो है मेनली यूज किया जाता है ज्वाइंट डिसऑर्डर के अंदर। बायोप्सी एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीयर्स डिफेक्ट एंड डिजीज प्रोग्रेस में बी परफॉर्म थ्रू द आर्थ्रोस्कोप। आर्थ्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू हम बायोप्सी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और टीयर्स का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई डिजीज यदि प्रोग्रेस हो रहा है, इन सब का जो हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और बायोप्सी भी ले सकते हैं थ्रू द आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा। द प्रोसीजर टेक प्लेस इन द ऑपरेटिंग रूम, ये क्या होता है ओटी के अंदर जो है प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है अंडर स्ट्राइल कंडीशन, और स्ट्राइल कंडीशन के अंदर जिससे कि कोई इन्फेक्शन होने का चांसेस ना हो। आइदर इंजेक्शन और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द ज्वाइंट और जनरल एनेस्थीसिया, या तो हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं जैसे लॉक्स दे सकते हैं, या फिर हम जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, और इसके बाद जो हम ये प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं स्ट्राइल टेक्निक के थ्रू। ए लार्ज बोर नीडल इज इंसर्टेड एंड द ज्वाइंट इज डिस्टेंडेड विथ स्लाइन। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ज्वाइंट है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लार्ज बोर का जो है नीडल को हम इंसर्ट कर देते हैं और इसके बाद जो है ज्वाइंट को हम डिस्टेंड कर देते हैं, मतलब फुला देते हैं विद द स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन के द्वारा। The arthroscope is introduced and joint structure, synovium and articular space are visualized. जब हम आर्थ्रोस्कोप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं ज्वाइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, साइनोवियम मतलब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर वो कैसा है, इसके बाद जो आर्टिकुलर सरफेस आर विजुअलाइज, और ब्लड सप्लाई जो है बोन का वो कैसा है, ये सब देखते हैं आर्थ्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करने के बाद। आफ्टर द प्रोसीजर, आर्थ्रोस्कोपी के बाद द पंक्चर वुंड इज क्लोज्ड विद द एडेसिव ट्रिप्स और सूचर एंड कवर्ड विद द स्ट्राइल ड्रेसिंग। जब हम प्रोसीजर कर लेते हैं इसके बाद जो हम पंक्चर जो वुंड है इसको हम क्लोज कर देते हैं एडेसिव ट्रिप या फिर सूचर के द्वारा,
और कवर्ड विथ ए स्टराइल ड्रेसिंग, और इसके ऊपर हम स्टराइल ड्रेसिंग कर देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना हो और ब्लीडिंग की चांस भी ना हो। कॉम्प्लिकेशन आर रेयर, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होते बट में इंक्लूड इन्फेक्शन, इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, हेमेर्थ्रोसिस हो सकता है, न्यूरोवेस्कुलर कंप्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, इफ्यूजन हो सकता है, एडिशंस हो सकता है एंड डिलेड वुंड हीलिंग हो सकता है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। हीमेथ्रोसिस मतलब आर्थ्रोएस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट के अंदर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद से न्यूरोमस्कुलर जो है कॉम्प्रोमाइज, न्यूरोवेस्कुलर जो है कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। यदि वेसल्स डिस्टेंड हो जाएंगे तो जो नर्व जो है वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसके बाद से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हमें देखने को मिलेगा, रेडनेस आ जाएगा, इसके बाद से क्लोट बन जाएगा, स्टिफनेस हमें देखने को मिलेगा, इफ्यूजन देखने को मिलेगा मतलब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, एडिशन देखने को मिलेगा, डिलेड जो है वुंडलिंग, और जो वुंड हुआ है वो बहुत धीरे धीरे भरेगा, ये हमें देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। आफ्टर द आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर द ज्वाइंट इज रैप्ड करते हैं विथ ए कंप्रेशन ड्रेसिंग। जो कंप्रेस क्या हुआ मतलब प्रेशर के साथ जो ड्रेसिंग करते हैं टू कंट्रोल स्वेलिंग, कि उसके अंदर स्वेलिंग ना आ जाए। इन एडिशन आइस में भी अप्लाइड टू कंट्रोल एडिमा एंड एनहेंस कंफर्ट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्वाइंट को जो हम रैप्ड करते हैं मतलब एक तरह से चारों तरफ से बांध देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्रेशन ड्रेसिंग करते हैं, मतलब कंप्रेसर ताकत लगाकर हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं टू कंट्रोल स्वेलिंग, कि स्वेलिंग ना हो। और इसके बाद से आइस जो बर्फ है उसको हम अप्लाइड करते हैं, बर्फ लगाने को या बर्फ का सेक करते हैं टू कंट्रोल एडिमा, जो सूजन आ रही है उस सूजन को कम करने के लिए, एंड एनहेंस कंफर्ट, और पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए कंफर्ट। द ज्वाइंट इज केप्ट एक्सटेंडेड एंड इवेलुएट टू रिड्यूस स्वेलिंग। ज्वाइंट को हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड करते हैं, ऊपर करते हैं, एंड इवेलुएट करते हैं रिड्यूस स्वेलिंग को, कि किस तरह से जो है स्वेलिंग कम हो रहा है इसको हम इवेलुएट करते हैं। मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इसके बाद से जो है सिम्टम्स और जो साइंस आते हैं कॉम्प्लिकेशन से इसको हम मॉनिटर करते हैं। जैसे फीवर तो नहीं आ रहा इन्फेक्शन के लिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रहा, नमनेस तो नहीं हो रहा है, नमनेस का मतलब हाथ पैर सुन्न हो जाना, इसका वजह ठंडा हो जाना, ऐसा तो नहीं है। कूल स्किन, स्किन जो है ठंडा तो नहीं हो रहा है, ये सब हम चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब हम बात करते हैं अगला डायग्नोसिस, आर्थ्रोसेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब होता है एस्पिरेशन या इफ्यूजन। आर्थ्रोसेंटेसिस जॉइंट एस्पिरेशन is carried out the obtained synovial fluid for the purpose of examination to relieve pain due to effusion। यदि साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर इफ्यूजन हो जाता है फ्लूइड का तो हम आर्थ्रोसेंटेसिस के द्वारा साइनोवियल जो फ्लूइड होता है उसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस। एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इज हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस and other inflammatory arthropathies and reveals the presence of hemarthrosis bleeding। hemarthrosis क्या होता है, bleeding into the joint cavity, जो joint का कैविटी है उसके अंदर हमें ब्लीडिंग देखने को मिले तो इसे हम hemarthrosis बोलते हैं। इसके बाद से which suggest trauma और bleeding disorder। यदि किसी के अंदर ट्रॉमा हो जाए ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर यदि ब्लीडिंग देखने को मिले, हीम आर्थ्रोसिस देखने को मिले, आर्थराइटिस का मतलब तो ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन देखने को मिले, तो हम साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं। नॉर्मली साइनोवियल फ्लूइड इज क्लियर, साफ दिखाई देता है, पेल स्ट्रिक कलर एंड सेंटी इन वॉल्यूम। सेंटी का मतलब होता है कम, वॉल्यूम के अंदर कम देखने को मिलेगा, स्ट्रे कलर मतलब गेहुआ कलर देखने को मिलेगा, और क्लियर देखने को मिलेगा, साफ देखने को मिलता है। Using aseptic technique, the physician insert a needle into the joint and aspirate fluid। जो एसेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए मतलब कोई इन्फेक्शन हो इसका यूज करते हुए जो डॉक्टर है वो क्या करता है, इंसर्ट करता है निडिल को अंदर डालता है और स्प्रेड कर लेता है, मतलब बाहर खींच लेता है साइनोवियल फ्लूइड को। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन में भी इंजेक्टेड इनटू द ज्वाइंट। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने वाला जो दवाइयां है वो हम इंजेक्ट करते हैं, अंदर डालते हैं इनटू द ज्वाइंट के अंदर, जिससे कि इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिले। ए स्ट्राइल ड्रेसिंग इज अप्लाइड आफ्टर एस्पायरेशन। हमें क्या करते हैं, स्ट्राइल जो हम ड्रेसिंग कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं जहां पे वुंड की है, आफ्टर द एस्पायरेशन जब हम एस्प्राइट कर लेते हैं साइनोवियल फ्लूइड को। देयर इज ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में जो है इन्फेक्शन के हाइयर चांस होते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस के अंदर। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की आर्थ्रोसेंटेसिस के अंदर। हेयर में भी नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द साइट बिफोर द प्रोसीजर। हेयर जो बाल है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए जिससे कि साइट क्लीन हो जाए बिफोर द प्रोसीजर और इन्फेक्शन के चांस जो है कम हो जाए। आइस में भी प्रिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट 24 to 28 आवर्स
post procedure. The patient should be educated about why ice may be indicated. हमें क्या करना है, आइस को जो है 24 से 48 घंटे तक पोस्ट प्रोसीजर में क्या करना है, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है जहां पे हमने एक्सपायरेट किया है साइनोवियल फ्लूइड को, जिससे क्या हो कि जो एडिमा है वो कम हो और पेशेंट के अंदर जो पेन हो रहा है उसमें रिलीफ मिले. द पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पार्टिकुलरली इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्वेलिंग और नमनेस और कूल स्किन. ये क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं इसके, ये हमें मॉनिटर करने होते हैं. इसके बाद हम अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी. इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है, ईएमजी जिस तरह से हम ईईजी होता है, ईसीजी होता है, ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रोमायोग्राफी नाम का डायग्नोसिस या टेस्ट होता है. ईएमजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स लीडिंग टू दैट. मतलब मसल्स और नर्व किस तरह से अपना फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, इनको हम मेजर करते हैं ईएमजी के थ्रू इलेक्ट्रोमायोग्राफी में. The test is performed to evaluate muscles weakness, pain and disability. ये जो टेस्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये हमें पता लगाता है, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं मसल्स वीकनेस का, क्योंकि जैसे कमजोर हो गया मसल्स उसका हम पता लगाते हैं, मसल्स के अंदर कोई पेन हो रहा है इसका हम पता लगाते हैं, और डिसेबिलिटी मसल्स काम नहीं कर रही है या कोई फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो गया है इसका हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू. The purpose of the procedure to determine any abnormality or function and then differentiate muscles and nerve problems. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मसल्स का प्रॉब्लम्स या नर्व का प्रॉब्लम्स है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन. EMG can be used to identify the extent of damage if nerve function does not return within 4 months of an injury. यदि 4 महीने के बाद भी नर्व फंक्शन जो है रिस्टोर नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं और इससे हम पता लगाते हैं एक्सटेंड टू डैमेज, मतलब कहां तक जो है डैमेज हुआ है मसल्स इसका. Needle electrodes are inserted into the skeletal muscles and responses to electrical stimuli are recorded on oscilloscope. ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो निडल इलेक्ट्रोड्स है इसको हम इंसर्टेड करते हैं, मतलब डाल देते हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर, और इसके बाद से हम रेस्पॉन्स चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, जो हमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं उसके प्रति बॉडी का जो मसल्स है वो किस तरह से जो है रेस्पॉन्स दे रहा है मसल, उसको हम नोट करते हैं ऑस्किलोस्कोप के थ्रू. वार्म कंप्रेस में रिलीफ रेजिडुअल डिस्कम्फर्ट आफ्टर द स्टडी. जो वार्म कंप्रेस, इसके अंदर हम क्या, पहले हम दे रहे थे कोल्ड कंप्रेशन, इसमें हम क्या देते हैं वार्म कंप्रेशन देते हैं, जिससे क्या हो पेशेंट के अंदर जो है डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे आराम मिलता है. अब हम इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं ईएमजी की. एंड ईएमजी इज यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट रिसीविंग एंटीकोगुलेंट थेरेपी. ईएमजी यूजुअली जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जिन पेशेंटों के अंदर एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलता है, जैसे वारफेरिन चल रहा हो, बिकॉज द निडल इलेक्ट्रोड्स मे कॉज ब्लीडिंग विद इन द मसल्स. क्योंकि जो निडल इलेक्ट्रोड्स है उसको मसल्स के अंदर इंसर्टेड करते हैं, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क होता है. यदि कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो और भी ज्यादा ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए ईएमजी से पहले जो हम एंटीकोगुलेंट पेशेंट को थेरेपी बंद करते हैं. ईएमजी आल्सो मे बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद एक्सटेंसिव स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द स्किन टू द मसल्स. यदि किसी पेशेंट के अंदर स्किन का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर हम ईएमजी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, क्योंकि अभी तो वो स्किन पर है. जैसे नेडल को इंसर्ट करते हैं या इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करते हैं तो मसल्स तक भी जो है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है, इसलिए जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं यदि किसी पेशेंट के अंदर स्किन का इन्फेक्शन हो रहा है तो. द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड यूजिंग एनी लोशंस और क्रीम्स ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. नर्स जो है पेशेंट को बताती है, एजुकेट करती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि पेशेंट जो है अवॉइड करे, नहीं लगाए किसी तरह का लोशन या क्रीम ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. जिस दिन टेस्ट होना है उस दिन किसी भी तरह का क्रीम या कोई जेल है वो स्किन के ऊपर नहीं लगाए. नर्स ऐसा इंस्ट्रक्ट करता है टू द पेशेंट को. अगला हम बात करते हैं बायोप्सी. बायोप्सी में भी परफॉर्म टू डिटरमाइन, पता लगाने के लिए द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन मैरो. बोन मैरो के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है इसका पता लगाने के लिए, बोन के मसल्स का, साइनोबियम का, टू हेल्प डायग्नोस स्पेसिफिक डिजीज. बायोप्सी के द्वारा हम जो है बोन मैरो, बोन मसल्स और साइनोबियम का जो है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जिससे कि हम कोई स्पेसिफिक डिजीज का पता चल जाए. जैसे कोई मेटास्टैटिक तो नहीं हो रहा है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, इन सब का हम पता लगाते हैं.
It involves accessing a sample of tissue that can be analyzed microscopically and determine cell morphology and tissue abnormality. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टिश्यू का जो है हम सैंपल लेते हैं और इसको हम एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और पता लगाते हैं इस सेल का मोर्फोलॉजी कैसा है और टिश्यू में क्या एबनॉर्मलिटी जा रहा है, इसका हम पता लगाते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या देखने को मिलती है हमें बायोप्सी के अंदर। द नर्स मॉनिटर द बायोप्सी साइट for edema, bleeding, pain and hematoma formation and infection। नर्स जो है मॉनिटर करता है प्रोसीजर के बाद, बायोप्सी लेने के बाद, जहां से जिस साइड से हम सैंपल लिए उस साइड पर एडिमा तो देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पेन तो नहीं है, या फिर कोई हीमेटोमा का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, या फिर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। इस सब का मॉनिटर करता है नर्स आफ्टर द प्रोसीजर। आइस इज अप्लाइड एज प्रिस्क्राइब टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड एडिमा। यदि हम आइस को अप्लाई करते हैं, बार बार आ रहा है आइस हम इसलिए अप्लाई करते हैं, आइस क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है, ब्लीडिंग का चांसेस कम हो जाता है, जिससे हमें ब्लीडिंग कंट्रोल होती है और एडिमा भी कम देखने को मिलता है। क्योंकि जब सेल जो है, जब ब्लड वेसल्स जो है डायलेट होगी तो ब्लड वेसल्स के बीच जो है जगह बढ़ेगा, जगह बढ़ने से क्या आयन ज्यादा एक्सचेंज होंगे तो फ्लूइड ज्यादा बाहर आउट होगा। और यदि सेल जो ब्लड वेसल्स का जो सेल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी तो फ्लूइड ज्यादा लीकेज नहीं होगा, जिससे क्या होगा, एडिमा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी स्टडीज। कुछ लेबोरेटरी स्टडीज करवाते हैं, जैसे पेशेंट एग्जामिनेशन, ब्लड एंड यूरिन। पेशेंट का जो हम ब्लड और यूरिन का एग्जामिनेशन करवाते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड एनी अमाउंट ऑफ केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंस, कि इनके ब्लड या यूरिन के अंदर कोई केमिकल्स तो प्रेजेंट नहीं है, कोई अदर सब्सटेंस तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे लिथियम तो ये सब तो प्रेजेंट नहीं है। इसके पता लगाने के लिए हम जो लेबोरेटरी स्टडीज करवाते हैं, कैल्शियम का लेवल क्या है, फॉस्फोरस का लेवल क्या है, इन सब का पता लगाने के लिए। बिफोर सर्जरी कोगुलेशन स्टडीज आर परफॉर्म टू डिटेक्ट ब्लीडिंग टेंडेंसी बिकॉज बोन इज वेस्कुलर टिश्यू। बोन जो है एक वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाया जाता है, इसलिए जो है हमें कोई भी बोन की स्टडीज करने से पहले हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई को छोड़कर और जैसे बोन स्कैन है इनको छोड़कर जो है हम कोगुलेशन स्टडीज करते हैं। कोगुलेशन में हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्योंकि यदि हमने प्रोसीजर कर दिया और हमें ब्लीडिंग टाइम पेशेंट के अंदर नहीं देखा तो ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ी दिखती है। यदि हम पहले से ब्लीडिंग चांस देख लेते हैं पेशेंट के अंदर तो हमें यदि कोई कोगुलेशन थेरेपी चल रहा है तो उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद से सीरम कैल्शियम लेवल हम चेक करते हैं। द अल्टर्ड इन पेशेंट विथ ऑस्टियोमेलेशिया, किसी पेशेंट के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया उसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिलेगा। पैराथायरॉइड डिस्फंक्शन हो गया हो, पैक्ड डिजीज हो गया हो, मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स हो गया हो, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन पर पेशेंट हो, ये सब हमें पता लगता है कैल्शियम लेवल चेक कर। पैक्ड डिजीज क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो ओल्ड टिश्यूज है वो रिप्लेस किया जाता है जो न्यू सेल्स है उसके द्वारा। ये क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद से आता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया का मतलब ये होता है कि जो सेल्स है मतलब बोन जो एक तरह से सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगा। ओस्टियोमलेशिया के अंदर बोन जो है सॉफ्ट हो जाता है एडल्ट के अंदर भी। इसके बाद से पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है डिस्फंक्शन हो जाता है। पैक्ड डिजीज मैंने आपको बताया कि पैक्ड डिजीज के अंदर होता क्या है, जो ओल्ड टिश्यू है वो रिप्लेस होता है न्यू टिश्यू के द्वारा, वो हमें नहीं देखने को मिलता, मतलब रिप्लेस नहीं होता है टिश्यू। मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स होती है, बोन के अंदर जो है ट्यूमर्स हो सकती है और मेटास्टेटिक टाइप्स का होता है। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, और यदि कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज पर है, मतलब कोई पेशेंट जो मूवमेंट नहीं कर रहा है बोन के अंदर, तो हम उस पेशेंट के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल अल्टर्ड देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। इसके बाद से हम चेक करते हैं सीरम फॉस्फोरस लेवल। ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स related to calcium levels and are damaged in osteomalacia associated with malabsorption syndrome। फास्फोरस लेवल्स जो है हमें इनवर्सली रिलेटेड टू द कैल्शियम लेवल। फास्फोरस जो और कैल्शियम दोनों एक दूसरे क्या इनवर्स चलते हैं। डैमेज देखने को मिलेगा ऑस्टियोमलेशिया में, क्योंकि जो ऑस्टियोमलेशिया ये कॉज करता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मतलब इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है कैल्शियम का, फास्फोरस का, ये क्या ब्लड से ये क्या होता है, कम देखने को मिलेगा। इसके बाद से क्या है, एसिड फास्फोरेट लेवल जो है एलिवेटेड देखने को मिलेगा पैक्ड डिजीज के अंदर, एंड मेटास्टेटिक टाइप का क्या हो, कैंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद से हम अगला टेस्ट करते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटाइड। इट इज एलिवेटेड ड्यूरिंग अर्ली फ्रैक्चर एंड हीलिंग, डिजीज विथ इंक्रीज ओस्टियोब्लास्टिक कैपेसिटी, मतलब मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स। एल्केलाइन फॉस्फोट जो है हमें एलिवेट देखने को मिलता है ड्यूरिंग अर्ली फ्रैक्चर, जब तुरंत फ्रैक्चर होता है उस टाइम हमें एल्केलाइन फॉस्फोट देखने को मिलेगा इंक्रीज लेवल। डिजीज विच इंक्रीज ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, एक होती है क्लास्टिक, एक होती है ब्लास्टिक। ब्लास्टिक का मतलब जोड़ना और क्लास्टिक का मतलब होता है तोड़ना।
तो ओस्टियोब्लास्टिक कैविटी के अंदर एक्टिविटी मतलब मेटास्टेटिक जो है बोन ट्यूमर्स के अंदर जो भी है एल्केलाइन फॉस्फेटेज एलिवेट देखने को मिलेगा लेवल। बोन मेटाबॉलिज्म में बी इवेलुएट थ्रू थायराइड स्टडीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, पीटीएच, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन एंड विटामिन डी के लेवल। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना एसेंशियल होता है। विटामिन डी के प्रेजेंस में कैल्शियम का जो है बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। और थायराइड ग्लैंड के जो स्टडीज हम करते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से जैसे कैल्सिटोनिन है, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन जो है सीक्रेट हो रहा है, इन सब का जो हम स्टडीज करते हैं, ये सब क्या करते हैं, बोन के अंदर जो है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बोन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सीरम एंजाइम लेवल, क्रिएटिनिन काइनेज एंड एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफेरेंस बिकम एविलेटेड विथ मसल डैमेज। यदि कोई मसल्स डैमेज होती है बॉडी के अंदर, तो हमें जो है क्रिएटिनिन काइनेज और एमिनो ट्रांसफरेंस का लेवल जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा सीरम के अंदर। इसके बाद से सीरम ओस्टियोकैल्सिनिन इंडिकेट द रियर ऑफ बोन टर्नओवर, मतलब बोन जब टर्नओवर नहीं लेने का रेट रहता है तो हमें ओस्टियोकैल्सिनिन इंडिकेट करता है। यूरिन कैल्शियम लेवल इंक्रीज विथ बोन डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल पैराथायरॉइड डिस्फंक्शन हो जाए, मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स हो जाए, मल्टीपल माइलोमा हो जाए, इसके मतलब यूरिन के अंदर जो है कैल्शियम हमें जब इंक्रीज देखने को मिले तो ये सब हो सकता है, बोन का डिस्ट्रक्शन। क्योंकि यूरिन के अंदर कैल्शियम जब इंक्रीज देखने को मिलेगा जब बोन ढंग से इसको रीअब्जॉर्ब नहीं करे, बोन जो है ढंग से ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यूरिन के अंदर जो है हम पास आउट करेंगे कैल्शियम ज्यादा मात्रा में। Specific urine and serum biochemical markers can be used to provide information about the speed of bone reabsorption and bone formation के लिए कुछ बायोकेमिकल जो है मार्कर होते हैं यूरिन और सीरम के अंदर, ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन किस तरह से बोन जो है रीअब्जॉर्ब कर रहा है और किस तरह से बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे दिया हुआ है, हम बात करते हैं एक एक करके। यूरिनरी एंड टेलीपेप्टाइड ऑफ टाइप फर्स्ट कोलेजन एंटीएक्स एंड डीऑक्सीपैरिडोलाइन पीडीडी, both of which reflected increased osteoclast activity and increased bone reabsorption। ये क्या होता है, osteoclastic activity जो इनको बढ़ाता है और increase करता है bone के reabsorption को। Elevated serum level of bone specific alkaline phosphate ALP, osteocalcinin and intact and terminal proptate of type first collagen P1NP के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड एनहेंस्ड द बोन रिमूवलिंग एक्टिविटी। जो हमारा एनटीएक्स है और डीपीडी है, ये क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी मतलब बोन का रीअब्जॉर्ब करता है, बोन को तोड़ने में हेल्प करता है। वही जो है एलिवेटेड हमें एएलपी या फिर जो है P1NP देखने को मिलता है, तो हमारे बोन का ओस्टियोब्लास्ट मतलब बोन बनता है और बोन का जो है रिमॉडलिंग जो है हमें ज्यादा देखने को मिलता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।